तो कल मैंने यहाँ पे छोड़ा था आपको इस प्रॉब्लम में। ये स्मूथ बताया था। गुड इवनिंग उज्जवल। और ये रफ बताया था। और फोर्सेस ऑन रॉड बोला था, क्यों? मैंने कितने बोले थे? 5 बोले थे, 4 बोले थे बेटा? कितने बोले थे फोर्सेस ऑन रॉड? अच्छा, मेरे से गड़बड़ हो गई लगता है। मुझसे ही मैं अभी देख रहा हूँ ना, जो है मुझसे गड़बड़ हो गई। ये बेटा 4 होंगे। हाँ 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 हाँ, सॉरी। मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गई है। ठीक है, 4। वो देखो कैसे। एक तो वेट हो गया, जो बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, क्यों? और ये स्मूथ है, तो फ्रिक्शन तो आएगा नहीं, क्यों? फ्रिक्शन तो आएगा नहीं, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन आएगी ना। और मैंने तुमसे कहा था ना, टुवर्ड द बॉडी होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये बताओ, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, क्यों? समझ में आ रहा है? बताओ, जो है ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये रफ सरफेस है। हाँ, वो सेंटर पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। एक बात बताओ, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी इधर को टुवर्ड्स द रॉड। ये N2 हो गई। और एक जरा देखना, रॉड की इधर को स्लिप करने की टेंडेंसी है ना? टेंडेंसी इसको स्लिप करने की इधर को है या नहीं है बेटा? बताओ, जो है स्लिप करने की इधर को टेंडेंसी है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इधर को आ गया। ये हो गया, बस हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये फ्रिक्शन है। ये कह लो, बस हो गया। समझ में आ गया रॉड पे कौन कौन से फोर्स हुए? देखो, एक तो वेट आ गया, एक इधर को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स तो 4 ही लगेंगे बेटा, जो है रॉड रेस्ट पे हो या कुछ भी, फोर्स तो 4 ही होंगे, जो है समझ गए ना? फोर्स तो 4 ही होंगे। तू ज्यादा सोचा मत कर, उत्कर तेरे को बोला मैंने। ये N1 है, और ये N2 है टुवर्ड द रॉड। और ये फ्रिक्शन आ गया, ये कह लीजिए। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स और ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला, मान लो ये एक स्पेयर है, और इस पे ये एक स्ट्रिंग है। अब जरा बताओ, स्पेयर पे तुम्हें कितने फोर्स दिख रहे हैं बेटा, जो है? एक्चुअल में स्पेयर में ना 3 फोर्स होंगे, नहीं बताता हूँ, देखो 3 फोर्स होंगे। एक तो वेट बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, क्यों? एक यहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगी ना, क्यों? यहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगी, और वो देखो परपेंडिकुलर भी होगी और टुवर्ड्स द बॉडी भी होगी, तो इधर को नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ध्यान रखना बेटा। ये हो गया। और एक टेंशन इधर को आएगी, बताओ। बताओ ये क्लियर है कि नहीं? बताओ, जो है अगर तुम केवल स्पेयर पे देखोगे, तो केवल स्पेयर पे एक तो आ गया वेट, एक इधर को टुवर्ड द बॉडी, ये आ गई नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, और एक इधर को आ गई टेंशन, ये कह लो बस, हो गया, जो है तो स्फीयर पे ये हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम केवल स्फीयर का बनाया एनडी मैंने।
समझ में आ रहा है बेटा? केवल स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बेटा जो है। और देखते हैं जरा, एक काम करते हैं, ये है मान लो, हाँ 1 2 और 3, चलो सबको स्मूथ बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ स्फीयर 1 पे कितने पोर्स दिख रहे हैं, बताओ तुम्हें। केवल स्फीयर 1 पे बताना, बस हो गया। 3 हो गए, बस हो गया। एक तो वेट हो जाएगा, क्यों नहीं है, एक तो वेट हो जाएगा। एक 2 से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, क्यों, एक तो आ जाएगी 2 से नॉर्मल रिएक्शन, और एक 3 से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, क्यों। समझ में आ रहा है, बताओ। एक तो आ गया वेट जो बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, एक 2 से नॉर्मल रिएक्शन होगी जो बिल्कुल टुवर्ड्स द स्फीयर होगी और सेंटर से पास होगी। और एक 3 से होगी, वो भी सेंटर से पास होगी और टुवर्ड्स द स्फीयर होगी। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ। ये सेंटर पॉइंट मान ले रहा हूं मैं, ठीक है, बन नहीं पाया उतना, ये सेंटर हो गया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। एक वेट होगा जो सेंटर पे लगेगा, एक 2 से नॉर्मल रिएक्शन होगी जो परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब सेंटर से पास होगी और टुवर्ड्स द बॉडी होगी। एक 3 से नॉर्मल रिएक्शन आएगी, वो भी परपेंडिकुलर होगी और वो भी सेंटर से पास होगी। नहीं, देखना तो एक चीज सुन, ये है वेट तो सेंटर पे लगेगा ना, इतना तो पक्का है। ये स्फीयर 1 की बात कर रहा हूं मैं, ये तो पक्का है ना, वेट सेंटर पे लगेगा, पहले ही बताओ उज्जवल, वेट सेंटर पे लगेगा। अब ये बता कि यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आनी थी ना, यहाँ पे आनी थी, देख। तो ये एक तो टुवर्ड्स द बॉडी होती है और परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता है, बता ये जानता है कि नहीं जानता है, बता बता। अब बता बेटा जो है, ये हो गया N2, और एक यहां से हो जाएगा, तो ये भी टुवर्ड्स द बॉडी भी होगी, सेंटर से पास भी होगी, तो तीनों के तीनों सेंटर से पास हो जाएंगे ना, ये कह रहा हूं मैं। क्योंकि ये 90 डिग्री पे होना है ना बेटा, ये 90 डिग्री पे होना है, तो इतनी तो प्रॉपर्टी जानते होगा ना, तो क्या होगा बताओ जो है, सेंटर से पास होगा बस, ये कहना है। इसी टाइप से ये बताओ स्फीयर 2 या फिर स्फीयर 3, हाँ वही कर रहा हूं मैं, स्फीयर 2 या स्फीयर 3, इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं तुम्हें बताओ, इसमें कितने लग रहे हैं बेटा जो है, 1 2 3 4 5 होंगे, 5 होंगे, बिल्कुल सही कहा। एक तो वेट हो जाएगा, दूसरा 4 नॉर्मल रिएक्शन आ जाएंगे, नहीं है, 4 नॉर्मल रिएक्शन आ जाएंगी, कहाँ कहाँ से, एक तो वॉल से आएगी, एक स्फीयर 1 से आएगी, एक ग्राउंड से आएगी, और अगर मैं स्फीयर 2 की बात कर रहा हूं मान लो, तो एक स्फीयर 3 से आ जाएगी, क्यों। लेकिन जितनी भी नॉर्मल रिएक्शन होंगी वो एक तो टुवर्ड्स बॉडी होंगी, क्यों, टुवर्ड्स बॉडी होंगी, दूसरा परपेंडिकुलर
टू सरफेस जो होगी, जो भी कॉमन सरफेस होगी, ये हो गई, तो इसका मतलब सेंटर से पास होंगी। क्यों? फ्रॉम सेंटर। मी का बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं स्फीयर 1 को देखूंगा तो उस पर एक तो वेट आएगा, दो नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे, एक स्फीयर 2 से और एक स्फीयर 3 से। अगर मैं 2 या 3 को देखूंगा तो उसमें 5 फोर्स आएंगे। एक तो वेट आ गया जो सेंटर पे लगेगा, और वो चार जगह कांटेक्ट में है बेटा, 1 के कांटेक्ट में, 3 के कांटेक्ट में, वॉल के कांटेक्ट में, ग्राउंड के कांटेक्ट में। तो इतनी जगह से नॉर्मल रिएक्शन आएंगी, चार जगह से नॉर्मल रिएक्शन आएंगी, और सारी नॉर्मल रिएक्शंस सरफेस के एक तो परपेंडिकुलर होंगी, टुवर्ड्स द बॉडी होंगी। इसका मतलब स्फीयर है तो सेंटर से पास होंगे, बस हो गया इतना, ये कह लो। तो मेरे ख्याल से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया होगा कैसे होगा। बाकी फ्री बॉडी बनते चले जाएंगे, आगे काफी आएंगे फ्री बॉडी, ये ध्यान। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाँ, एन एंड टी डिटेल में। सबसे पहली बात, नॉर्मल रिएक्शन मैंने तुमसे कहा टुवर्ड्स द बॉडी होती है, लेकिन जो टेंशन होती है वो अवे फ्रॉम बॉडी होती है। जैसे तुम एक चीज देखो ना, ये है मान लो, इसको मैं पुल कर रहा हूं, तो इस ब्लॉक में टेंशन के फॉर्म में एक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताओ बेटा जी। इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उज्जवल बता बेटा जो है, ये बता, इन द फॉर्म ऑफ टेंशन एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बता जो है। ये हो गया, बस हो गया जो है, ऐसे कह ले। या तो दूसरे तरीके से देख, कि मान लो ये दो ब्लॉक्स हैं, हाँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये दो ब्लॉक्स हैं, इसको मैंने फोर्स से खींच रहा हूँ मान ले। इस पे हम टेंशन ये दिखाते थे ना, ऐसे दिखाते थे, क्यों? तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देख क्या हुआ, इस पे टेंशन इधर आ रही है, बीच में फिर एक स्ट्रिंग आ गई, और इस पे टेंशन इधर आ रही है, और इनमें टेंशन ये आ रही है। क्यों? ये आ रही है। अब जरा देखना, ये वाली टेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये अवे फ्रॉम द बॉडी है कि नहीं, ये बताओ। इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, अवे फ्रॉम बॉडी है। क्यों? ये गोपी समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा, बता जो। समझ में आया? ठीक। अब चलते हैं दूसरी बात। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होती है ना, ये एक तरीके से प्रेशर की तरह भी होती है बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, लाइक ए प्रेशर बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। वो एक अलग बात है कि थोड़ा
थोड़ा डिफरेंस है। जैसे मान लो नॉर्मल रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो तो न्यूटन होगी, और प्रेशर की जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। वो तो डिफरेंस होगा क्या, लेकिन काफी हद तक तुम कह सकते हो प्रेशर की तरह विजुलाइज जो तुम कर सकते हो ना, वो प्रेशर की तरह कर सकते हो। जैसे बताता हूँ, देखो क्या है। मान लो यहाँ पे एक पतला बच्चा है और यहाँ पे एक मोटा बच्चा है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन और प्रेशर दोनों ज्यादा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बताओ जो है एन एंड पी, बोथ हाई मोर। बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ जो है। तो फील नहीं आ रहा तुम्हें कुछ, एक बात बताओ, फील नहीं आ रहा बेटा जो है, ये बताओ जो है कि इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन काफी हद तक एक तरीके से प्रेशर की जैसी चीज होगी ना। अब वैसे ही तू देख एक चीज और देख, कि मान ले मैं इसको 10 न्यूटन से प्रेस करता हूं, तो तेरे को लग रहा है यहां पर नॉर्मल रिएक्शन 10 हो जाएगी। कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। अब उसी को मान लो मैं और ज्यादा प्रेस करता हूं, मतलब 50 न्यूटन से प्रेस करता हूं, तो अब जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी वो 50 न्यूटन हो जाएगी। अब बता, तेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं? मतलब अगर यहाँ पे तेरे को दिख रहा होगा, नहीं है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और प्रेशर बोथ इंक्रीज, क्यों? फील आ गया, बताओ ये नहीं आया बेटा, ये बताओ जो है फील आया कि नहीं आया कि नॉर्मल रिएक्शन काफी हद तक दो बॉडीज के बीच में प्रेशर की तरह होती है। अब वो एक अलग बात है कि यूनिट का डिफरेंस है, एक की यूनिट न्यूटन होती है और दूसरे की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं तीसरी बात, इनमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन और टी, ये कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, ध्यान रखना। कांट बी नेगेटिव। क्योंकि अगर मान लो नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव हो गया तो इसका मतलब फिर नॉर्मल रिएक्शन अवे फ्रॉम द वो हो गया। समझ में आ रहा है? बताओ क्या कह रहा हूं बेटा जो है। नॉर्मल रिएक्शन अगर नेगेटिव हो गया मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी होनी शुरू हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन कभी भी अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं होती है। ठीक, तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना वो जीरो होती है बेटा। मिनिमम वैल्यू वो जीरो होती है। अच्छा, प्रेशर भी निगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना बेटा जो है। प्रेशर ये भी निगेटिव नहीं हो सकता, कांट बी नेगेटिव। और प्रेशर की भी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है, और वो तब होती है जहां पे हम वैक्यूम कह देते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ। प्रेशर की भी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और उससे में हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कह देते हैं। ठीक, अब सुनो क्या है। एन की जब वैल्यू मिनिमम हो या जीरो हो, तो उस समय दो बॉडी जो कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट छोड़ रही होती है। मतलब एट द टाइम ऑफ
लीविंग कॉन्टैक्ट। जैसे ना, एक तुम विजुलाइज करो बेटा कि मैं अपने हाथ से किसी दीवार को धक्का दे रहा हूं, मान लो, ठीक है, अपने हाथ से किसी दीवार को धक्का दे रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा तो तुम्हें लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्स को कम करता जाऊंगा तो नॉर्मल रिएक्शन और प्रेशर दोनों कम होते जाएंगे, और जब मैं बिल्कुल छोड़ने वाला हूँ, दीवार से कांटेक्ट छोड़ने वाला हूँ, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन और प्रेशर दोनों जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ एनडी, बता बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं अपने हाथ से किसी दीवार को धक्का दे रहा हूं तो मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाता जाऊंगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होती जाएगी, उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन अब अगर मैं फोर्स को कम करता जाऊंगा तो जब बिल्कुल कांटेक्ट छूटने वाला होगा तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन और प्रेशर दोनों जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, उत्तर जो है ये हो गया, बस हो गया, ऐसे कह लो। ठीक, इसी टाइप से जब टेंशन की वैल्यू मिनिमम होगी या जीरो होगी, मिनिमम और जीरो होगी, तो उस समय ना स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, स्ट्रिंग स्लैग्स, ढीली हो जाएगी उस समय स्ट्रिंग। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन, प्रेशर और टेंशन, उनकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो हो सकती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। जब प्रेशर जीरो होगा तो वैक्यूम हो जाएगा, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी तो उसमें दो बॉडी जो कांटेक्ट में उनमें कांटेक्ट छूट जाएगा, और जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो फिर उस समय स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, सिलेक्ट कर जाएगी, बस हो गया। तो ये तो मिनिमम वैल्यू होगी। अब चलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। एन एंड टी की एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। अब सुनो, बियॉन्ड दैट लिमिट, बियॉन्ड दैट वैल्यू स्ट्रिंग तो ब्रेक कर जाएगी। क्यों? समझ गए ना, अगर टेंशन की उससे ज्यादा लिमिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी। अब चलते हैं नॉर्मल रिएक्शन की बात में। तो बियॉन्ड दैट वैल्यू, बियॉन्ड दैट वैल्यू द वीकर बॉडी, वो ब्रेक कर जाएगी, बस हो गया। जैसे वही निर्मल, तू बता बेटा, जो एनडी तू बता बेटा, जो है कि मैं जैसे दीवार पे फोर्स लगाता चला गया, लगाता चला गया, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जो है एक लिमिट के बाद क्या होगा बता, जो है या तो दीवार टूट जाएगी और या मेरा हाथ टूट जाएगा। बता क्लियर है कि नहीं है, एनडी बता बेटा, जो है एक लिमिट के बाद या तो मेरा दीवार टूटेगी अगर दीवार कमजोर होगी, और या मेरा हाथ टूटेगा अगर मेरा हाथ कमजोर होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द बॉडी होती है, और टेंशन अगर किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है कोई स्ट्रिंग तो वो अवे फ्रॉम द ब्लॉक होती है। ठीक, दूसरी बात, प्रेशर, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन कभी भी जीरो निगेटिव नहीं हो सकते, उनकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। प्रेशर की जीरो वैल्यू मतलब वैक्यूम, नॉर्मल रिएक्शन की जीरो वैल्यू मींस कांटेक्ट छूट रहा है, और टेंशन की जीरो वैल्यू मींस स्ट्रिंग स्लैक हो रही है। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि टेंशन अगर उससे ज्यादा करोगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, और अगर नॉर्मल रिएक्शन उससे ज्यादा करोगे तो फिर जो वीक बॉडी है वो टूट जाएगी। और एक चीज मैंने तुम्हें और रियलाइज करवाई कि नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल प्रेशर की तरह होती है। वो एक अलग बात है कि यूनिट थोड़ा दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती है।
तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। अगली बार चलते हैं। ये हो गया बेटा जो है, हाँ। अब एक थोड़ा सा ना रॉड और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड स्ट्रिंग। अगर दोनों के दोनों अच्छा, हाँ सुन, अगर दोनों के दोनों अटैच्ड विद सम ब्लॉक हो बेटा, तो स्ट्रिंग से ना तुम उस ब्लॉक को केवल पुल कर सकते हो। बताओ क्लियर है या नहीं है? ये बताओ कि स्ट्रिंग से तुम किसी ब्लॉक को केवल पुल कर सकते हो। जैसे मान लो ये है, हाँ ये है, तुम केवल इस पे इधर को फोर्स लगा सकते हो, बस हो गया, ओनली पुल। और ये फोर्स किस फॉर्म में लगा सकते हो? टेंशन के फॉर्म में लगा सकते हो, ये कह लो। लेकिन रॉड से तुम उस ब्लॉक को पुल भी कर सकते हो या पुश भी कर सकते हो। इसका मतलब अवे फ्रॉम द ब्लॉक भी फोर्स लगा सकते हो और टुवर्ड्स द ब्लॉक भी लगा सकते हो। क्यों? कि अगर मान लो ये रॉड होती तो तुम चाहे तो इधर भी फोर्स लगा सकते हो और या फिर तुम इधर भी फोर्स लगा सकते हो। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। तो रॉड और स्ट्रिंग में डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर तुम रॉड या स्ट्रिंग को किसी ब्लॉक से अटैच करोगे, ठीक है, तो स्ट्रिंग से तुम उसको केवल पुल कर सकते हो, इसका मतलब अवे फ्रॉम द ब्लॉक फोर्स लगा सकते हो। लेकिन रॉड से आप पुल भी कर सकते हो और पुश भी कर सकते हो। ये क्या, नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखो वैसे तो तुम ना कई टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे मतलब के लिए ना दो टाइप के फोर्स होते हैं बेटा। एक तो फील्ड फोर्स होता है और एक होता है कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स में क्या होता है ना, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इसका ना एक इनविजिबल फील्ड क्रिएट हो जाता है बेटा। दिखाई नहीं देता तुमको? इनविजिबल फील्ड, अभी बता रहा हूँ जो है, इज, हाँ बिल्कुल सही कहा, फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। वैसे यहाँ पे उसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे बेटा जो है। जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है ना, यहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। समझ में आया? अब क्या होगा, इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज ले आएगा, मान ले तो ये माइनस क्यू ले आया, तो फिर ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स।
उस समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ जो है। फील्ड फोर्स के बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जो है। कि अगर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा तो उसके चारों ओर क्या होता है ना, एक इनविजिबल एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर उसमें एक दूसरा अगर तुम वो रखोगे, अभी नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज रखो तो फिर वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है जो है। तो ऐसे फोर्सेस को हम फील्ड फोर्स कहते हैं, बस ये कह रहे। अच्छा, ये जो इनविजिबल फील्ड है ना, इसको मैं कई बार वो भी कहता हूँ बेटा, ऑरा। ये भी होता है एक वर्ड ना, ऑरा। जैसे तुमने कई बार देखा होगा ना, गॉड के पीछे नहीं बनाया होता बेटा, एक ऑरा टाइप का बनाया होता है, गॉड के सर के पीछे कई बार बनाया होता है, तुमने देखा कि नहीं देखा, बताओ जो है। गॉड की जो फोटो वोटो बनाई जाती है ना कई बार, नहीं है गॉड की, हाँ, शाइनिंग लाइट टाइप की जो है, समझ गए ना, वो एक तरीके से ऑरा टाइप की चीज हो गई ना बेटा जो है, ये कह लो जो है। ठीक। तो अब ये बताओ कि जो फील्ड फोर्स है उसमें क्या दो बॉडीज का कांटेक्ट जरूरी है, ये बताओ। फील्ड फोर्स में क्या दोनों बॉडीज का कांटेक्ट जरूरी है, नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना, इन फील्ड फोर्सेस, इन फील्ड फोर्सेस contact between two bodies, contact between two bodies not necessary, हाँ ध्यान रखना। एक्चुअली ये ऑरा वाली बात ना, कई बार तुमने देखा होगा सेलिब्रिटीज का भी ऑरा होता है, कुछ होता है कि नहीं होता, बताओ जो है। सपोज करो, सेलिब्रिटीज का भी ऑरा होता है ना बेटा जो है। हाँ, जैसे यहाँ पे तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम एक बात बताओ कि मान लो ऑफलाइन क्लास में होते हैं, है ना, और मैं तुमसे ही कह देता, कहता है अबे यार नीचे आज मैं जब आ रहा था ना क्लास लेने, तो शाहरुख खान आ रहा था जो है, शाहरुख खान देखा मेरे को नीचे। तो तुम्हें अपने आप एक क्यूरियोसिटी हो जाती कि नहीं हो जाती, बताओ। तुम्हें एक बात बताओ, ऑफलाइन क्लास में अगर मैं ये कहता कि यार मैं तुम्हारी क्लास लेने जब आ रहा था ना, तो मुझे शाहरुख खान जो है नीचे दिखाई दिया, चाय पीता हुआ जो है, टपरी में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था जो है। तो तुम्हें बताओ, तुम्हें वो होती कि नहीं होती, बताओ, क्यूरियोसिटी होती कि नहीं होती कि शाहरुख खान को हम भी देख आते हैं जो है, नहीं है। जबकि मैंने तुमसे ये थोड़ी कहा कि तुम जाके देख के आओ। एक बात बताओ, मैंने तुमसे ये कहा कि जाके देख के आओ बेटा, कुछ कहा तुमसे, ये बताओ। मैंने तो कहा मुझे शाहरुख खान जो है दिखाई दिया, बस हो गया जो है। तो एक तरीके से उसका भी ऑरा है जो है, नहीं है, वो भी तुम पे एक फोर्स लगा रहा है। और इवन टीचर का भी छोटा मोटा ऑरा होता है, ऐसा नहीं टीचर का नहीं होता, छोटा मोटा ऑरा टीचर का भी होता है जो है। जैसे ऑफलाइन क्लास में तुम देखो कि जैसे टीचर आता है जो है, तो बच्चे थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में बैठ जाते हैं, बैठते कि नहीं बैठते हैं, गोपी बता, बता गोपी। तो इसका मतलब क्या है कि टीचर के ऑरा में तुम्हें फोर्स लग रहा है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। जबकि टीचर थोड़ी कहता है कि तुम प्रॉपर्ली बैठो या वो बैठो, तुम अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा तरीके से बैठना शुरू कर देते हो जो है। तो मेरे ख्याल से ऑरा तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या चीज होती है बेटा जो है। ठीक। अब ये बताओ, फील्ड फोर्सेस के एग्जाम्पल हम कौन कौन से ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड फोर्सेस। हाँ, हाँ, वो तीनों तुम सही कह रहे हो, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अभी कुछ एक दो लेक्चर तक ये जनरल बातें चलेंगी, फिर असली फिर आएगा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक हो गया मैग्नेटिक फोर्स, क्यों, ये कह लो। अब चलते हैं कांटेक्ट फोर्स में। जैसे तुम्हें नाम से ही दिख रहा होगा साफ साफ, इसका मतलब कांटेक्ट यहाँ पे दोनों बॉडीज का मस्ट है, क्यों, नहीं है, कांटेक्ट इज मस्ट।
टू बॉडीज इज मस्ट। जैसे एग्जाम्पल देखो, नॉर्मल रिएक्शन हो गई, टेंशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, बताओ सही है? हाँ, एक्सेट्रा। छोटे एफ को मैं फ्रिक्शन फोर्स कहूंगा, ध्यान रखना बेटा जी, इसको कहूंगा फ्रिक्शन फोर्स। अब थोड़ा सा बस तुम एक चीज और भी याद रख सकते हो, ये जो तीनों के तीनों फोर्स है ना, अगर कोई और डिटेल में पूछे बेटा जो है, तो ये एक्चुअल में सारे के सारे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा, ये ध्यान रखना। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। हाँ, मैग्नेटिक फोर्सेस। और ज्यादा अगर डिटेल में पूछोगे तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं जो है। तो मेरे ख्याल से फील्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज कर लेते हैं थोड़ा सा। कांटेक्ट फोर्स इसको मैं एफ कह दे रहा हूं, हाँ, बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज। पहली बात, एफ के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा जो है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात? कि अगर तुमसे मान लो कोई पूछे कि दो सॉलिड बॉडीज के बीच में कांटेक्ट फोर्स पूछे, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन कह दो। दूसरी बात, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी बात, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है और टुवर्ड्स द बॉडी होता है। क्यों? टुवर्ड्स बॉडी होता है। और जो फ्रिक्शन होता है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, टेंजेंशियल टू द सरफेस। और अभी ये समझ लो, उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये तुम समझ लो कि वो मोशन या मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट होता है बस। एनडी समझ में आ रहा है बेटा? बताओ क्या कह रहा हूं बेटा जो है, फ्रिक्शन किधर को होता है बताओ जो है, मोशन या फिर मोशन की टेंडेंसी के क्या होता है बताओ जो है, अपोजिट होता है। तो अपोजिट टू मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। अच्छा, अभी तो मैंने मोशन कह दिया है, आगे चल के जब मैं फ्रिक्शन को तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो मोशन की जगह फिर मैं रिलेटिव मोशन यूज करूंगा, ध्यान रखना बेटा। अभी तो तुम मोशन समझ लो जो है, लेकिन आगे चल के जब हम फ्रिक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, हाँ, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये मोशन नहीं होगा, ये वर्ड आएगा, फिर रिलेटिव मोशन आएगा बेटा, रिलेटिव मोशन।
और उसको मैं आर एम से बोला करूंगा उस टाइम पे। ये कर दिया। अब चलते हैं चौथी बात। अब आप ये बताओ कि जब एन और एफ दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं और वो कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, तो बताओ नेट जो कांटेक्ट फोर्स होगा। हाँ, इसका मतलब जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा, नेट कांटेक्ट फोर्स एफ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा। बताओ क्लियर है? उज्जवल बता बेटा, जो है जब नॉर्मल रिएक्शन और सॉरी फ्रिक्शन आएगा ना वहां पे, हाँ, जब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे के मतलब दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं और कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, तो ये तो नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? बताओ जो है। ये खेलो बस, हो गया। अब जैसे एग्जांपल देखो तब तुम्हें समझ में आएगा। ये ना 4 kg का एक ब्लॉक है और इधर पे तुमने एक 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये फिर भी मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू फ्रिक्शन ही रेस्ट पे होगा ना, क्यों? ये बताओ, फ्रिक्शन की वजह से ही तो रेस्ट पे होगा कि नहीं होगा? बताओ बेटा जो है। ये होगा। अब मैं केवल ब्लॉक का फ्री बॉडी बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा जो है। हाँ, केवल ब्लॉक का फ्री बॉडी बना रहा हूँ। तो उस पर देखो वेट तो आया अभी, हाँ बता रहा हूँ वही बेटा, वेट तो आ गया mg। इसका मतलब 40 आ गया। नॉर्मल रिएक्शन फिर उतनी ही होगी, तुम्हें लगी रहा होगा, क्योंकि मूव नहीं कर रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन फिर 40 न्यूटन होगी। और यहां को मैंने 30 न्यूटन लगाया, तो फिर फ्रिक्शन इधर को 30 न्यूटन लगा होगा। बताओ क्लियर है या नहीं, ये बेटा बताओ। तभी तो मूव नहीं कर रहा होगा ना। मे का बता बेटा जो है, नीचे को वेट लगा हुआ है 40 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी 40 न्यूटन ऊपर को आएगी, तभी वो रेस्ट पे रहेगा। और हॉरिजेंटल में मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया राइट साइड को, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन क्या होगा? बताओ जो है, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड को आएगा 30 न्यूटन। अब तुम एक बात बताओ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट था, इसका और इसका जो रिजल्टेंट था, उसको मैंने नेट कांटेक्ट फोर्स कहा था ना, तो नेट कांटेक्ट फोर्स ये हो गया, बस हो गया। क्यों? ये बताओ, नेट कांटेक्ट फोर्स ये आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बताओ जो है। और 30 और 40 का रिजल्टेंट कितना होगा? 50 न्यूटन होगा। क्यों? 50 न्यूटन होगा। ठीक। और ये वाला जो एंगल निकल के आएगा, हाँ, ये वाला जो एंगल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 53 डिग्री। ये होगा, बस हो गया। ये कह लो। ये लेकिन मैंने ब्लॉक पे दिखाया है बेटा, ध्यान रखना, ये फोर्सेस मैंने ब्लॉक पे दिखाए हैं। अब मैं थोड़ा और नीट एंड क्लीन बना देता हूँ, फिर बताना तुम्हें कोई अगर डाउट हो तो। उज्जवल बता बेटा, डाउट तो नहीं है कोई? बता दे, कोई डाउट है तो बेटा जो है। देख, इस पे फ्रिक्शन इधर, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड पे फ्रिक्शन इधर।
इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो फिर इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर। दिख रहा है कुछ कैसे बनेगा बेटा? वो तो न्यूटन थर्ड लॉ तो लगेगा ही लगेगा ना। फ्रिक्शन था 30, एन था 40, तो इसका मतलब फ्रिक्शन 30 और एन 40, और इन दोनों का जो नेट कांटेक्ट फोर्स था वो एफ था 50, तो इसका मतलब इसका भी जो नेट आएगा एफ वो 50 हो जाएगा। और अगर ये 53 डिग्री है तो फिर ये भी 53 डिग्री होगा। समझ में आई बात? लेकिन अभी ब्लॉक में एक फोर्स और रह गया है। नहीं, ब्लॉक में मैंने एक फोर्स और नहीं दिखाया है, वो इसका वेट है। क्यों? एक नहीं बल्कि दो फोर्स और नहीं दिखाए। ये वेट है 40, और एक यहां से मैंने फोर्स लगाया था। क्यों? यहां से फोर्स लगाया था कितना बताओ? 30, ये लगाया था जो है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ब्लॉक में टोटल इतने फोर्स हो गए देखो। अगर ब्लॉक में फोर्सेस देखोगे तो कौन कौन से लगे बेटा जो है ब्लॉक में? एक तो ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, और एक ये लगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? ये ब्लॉक में टोटल 4 हो गए एक तरीके से। वेट, नॉर्मल रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स, और फ्रिक्शन। एनडी बता जरा, ब्लॉक पे तेरे को 4 फोर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बता बता, ये 4 फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बताओ। वेट, नॉर्मल रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन। अच्छा, ये वाला फोर्स क्यों नहीं दिखा रहा हूं मैं? बता जरा, इसका रीजन देना। ये क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? ये भी तो ब्लॉक पे लग रहा है, ये क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? उज्जवल तू बता, ये क्यों नहीं दिखा रहा हूँ मैं? हाँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि ये और ये, इन्हीं का तो वो है रिजल्टेंट। दो दो बार थोड़ी दिखाऊंगा। एक बात बताओ, इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वही तो एफ है। समझ गया ना? वही तो एफ है, उसको दो बार थोड़ी दिखाऊंगा। एनडी समझ में आ रहा है बेटा? एन और एफ का जो रिजल्टेंट है वही तो वो बन रहा कि नहीं बन रहा? बताओ जो है। ये कह ले बस, हो गया। ठीक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स वगैरह, क्या चीज होती है बेटा। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, एक चीज और इसमें है। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, अगर मैं किसी क्वेश्चन में ना तुमसे दो बॉडीज के बीच में नेट कांटेक्ट फोर्स पूछता हूं, नेट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज, इन कांटेक्ट पूछता हूं कितना है? तो तुम्हारे पास ना दो तरीके हैं बेटा इसके। पहला, तुम एक तो ये बता दो कि नेट फोर्स कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। टेल नेट फोर्स
एंड इट्स डायरेक्शन। जैसे अगर मैं पिछले वाले एग्जाम्पल पे कहूं तो तुम मेरे को कहते ना 50 न्यूटन है सर ये तो, और 53 डिग्री पे लगा हुआ है। समझ में आया कॉपी क्या कह रहा हूं मैं जो है, कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि जो है ब्लॉक पे नेट कांटेक्ट फोर्स कितना है, तो तुम कहते ना 50 न्यूटन है सर, और ये 53 डिग्री पे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है जो है। एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, तुम मुझे एन और एफ की वैल्यू बता दो, बस हो गया। नहीं ये बताओ जो है, टेल मी वैल्यूज ऑफ एन एंड एफ, तो भी मैं समझ लूंगा कि तुम्हें इसका मतलब फिजिक्स आती है, कि तुमने मेरे को ये बोल दिया सर ये एन तो इधर को 40 है और फ्रिक्शन इधर को 30 है, तो भी मैं निकाल लूंगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर मैं दो सॉलिड बॉडीज के बीच में तुमसे पूछता हूँ कि चलो बताओ कांटेक्ट फोर्स कितना है, तो तुम दो तरीके से बता सकते हो। एक तो बता सकते हो डायरेक्शन उसकी, नहीं है बताओ जो है, एक डायरेक्शन बता सकते हो, मैग्नेट वो बता दो मैग्नीट्यूड, और दूसरा तरीका यह है कि तुम नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन बता दो, तो भी मेरा काम चल जाएगा, तब भी मैं निकाल लूंगा। ये एन हो गया और ये एफ हो गया। तो मेरे ख्याल से कांटेक्ट फोर्स के बारे में भी तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा। अब एक थोड़ा सा हिंज फोर्स रह जाता है बेटा जी। हिंज फोर्स, हिंज फोर्स ऐसा होता है ना, जैसे तुम देखो ये है, ये रॉड है, इसको हिंज को ऐसे दिखाएंगे, अब एक बात बताओ कि इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस लगेंगे ना, ये बताओ ये भी इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताओ जो है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्स बनेंगे। मान लो हिंज ने रॉड पे 40 न्यूटन का लगाया और एक्स डायरेक्शन में लगाया, तो इसका मतलब रॉड हिंज पे 40 न्यूटन ही लगाएगी, लेकिन माइनस एक्स डायरेक्शन में लगाएगी। मी का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बता जो है, कि ऑब्वियस सी बात है हर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट पेयर बनाएगा बेटा जो है, कि अगर मान लो हिंज ने रॉड पे 40 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो इसका मतलब रॉड हिंज पे क्या करेगी बताओ जो है, रॉड हिंज पे 40 न्यूटन का उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा देगी, बस हो गया। अबे तू भी ना टीचर की कर देगा बेइज्जती पूरी जो है। अबे हिंज का मतलब होता है जिसमें ये रॉड ऐसे वो कर पाए, रोटेट कर पाए। अब कुछ समझ में आ रहा है, बता ये बता जो है बेटा जो है, ऐसे समझ ले ये है, ये ऐसे, जिसमें वो रोटेट कर सके उसके अबाउट, समझ गया बेटा, हिंज का मतलब ये है जिसमें वो रोटेट कर सके जो है, इसको कह रहा हूँ। ठीक, अब सुनो, हाँ ये एनडी ने बढ़िया बता दिया, बस हो गया। एनडी के दिमाग में बात आ गई कि जो वो डोर्स होते हैं उसमें जो हिंज लगे होते हैं बेटा जो है। बिल्कुल सही बोला एनडी, तू यार तू जो है ना बात तो बड़ी अच्छी करता है वैसे, कई बार मुझे लगता है कि तू बात बहुत अच्छी करता है जो है। हाँ ठीक, अब सुनो, अगर तुम्हें हिंज फोर्स निकालना है, हम्म, अगर तुम्हें हिंज फोर्स निकालना है कितना है, तो इसके भी दो तरीके होते हैं फिर। पहला तरीका,
तुम डायरेक्शन बता दो और मैग्नीट्यूड बता दो। टेल डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दूसरा तरीका, उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बता दो। नहीं, लेकिन वो दो अलग अलग बॉडी पे लगेंगे ना, ये अभी बताता हूँ बेटा, ये कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, अभी बताता हूँ बेटा जो है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बता दो। टेल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अभी रुक जा, अभी सब बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ बेटा जो है। टॉर्क अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी टॉर्क की बात ही मत कर जो है, ठीक है। और वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉर्मली ना हॉरिजेंटल और वर्टिकल होते हैं बेटा। दोज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दोज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर नॉर्मली हॉरिजेंटल इसको मैं एच कह दूंगा, हाँ आगे से ध्यान रखना, एंड वर्टिकल। इसको मैं आगे से वी कह दूंगा। तो इसका मतलब मेरे को ये बताओ, देयरफॉर नेट जो हिंज फोर्स हुआ वो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बेटा, ये बताओ। समझ में आया क्या कह रहा हूं बेटा जो है। सबसे पहली बात तो हिंज क्या चीज होती है, हिंज होती है, ठीक है, कि कोई चीज उसके अबाउट रोटेट कर सके, पहली बात। दूसरी बात, अगर हिंज ने रॉड पे 40 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगाया, तो फिर रॉड हिंज पे उतना ही फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में लगाएगी। मतलब इक्वल एंड अपोजिट पेयर तो हमेशा बनते ही बनते हैं, ठीक। दूसरी बात, मैंने तुमसे कहा कि हिंज फोर्स को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो तुम उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दे दो, और या फिर तुम उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बता दो। और मैक्सिमम केसेस में वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा जो है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट एच और वी। तो इसका मतलब नेट हिंज फोर्स हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मिहिका तेरे को जो कंफ्यूजन है ना, वो कई लोगों को रहता है बेटा जो है। ऑल फोर्सेस मेक equal and opposite pair of forces, pair of forces। ये तो क्लियर है, लेकिन बट दो डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करेंगे, बस हो गया। एक ही बॉडी में थोड़ी लग रहे हैं बेटा, ये बता जो है, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर वो एक ही बॉडी में दोनों लग गए फिर तो जीरो हो जाएंगे ना फिर। मीका बता बेटा जो है, ये क्या कह रहा हूं मैं जो है, हर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस बनाता है, लेकिन वो दो अलग अलग बॉडीज में लगते हैं। अगर दोनों एक ही बॉडी में लग जाएंगे फिर तो उस बॉडी के लिए तो जीरो हो गया ना, फिर नेट जीरो हो गया जो है।
जैसे तू एक बात बता बेटा, ये था जो है, ये ब्लॉक था, इसमें मैंने अगर नॉर्मल रिएक्शन मान लो 40 ऊपर को मानी थी, तो दूसरी जो नॉर्मल रिएक्शन आई थी वो ग्राउंड पे आई थी, ये n इक्वल टू 40 हो गई। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये वाली चीज ब्लॉक पे ही लग जाती, मान ले ये ब्लॉक पे ही लग जाती, तो फिर ब्लॉक पे तो नेट जीरो आ जाता ना। मी का ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ये होता जो है कि हर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस बनाते हैं, लेकिन वो एक बॉडी पे थोड़ी लगते हैं, वो दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं जो है। क्योंकि अगर मान लो दोनों पे लग गए, वो एक ही बॉडी पे लग गए दोनों, फिर तो जीरो हो गया, वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका जो है। ये बताओ किसी को डाउट तो नहीं है? ये बताओ, ये किसी को डाउट तो नहीं है? आयना जसवाल बता बेटा जो है, आयना जसवाल ये बता, ये डाउट तो नहीं है? कई बच्चों को रहता है बेटा जो है कि अगर इक्वल एंड अपोजिट पेयर हो रहे हैं तो फिर तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जो है। कई लोग ये सोचते हैं बेटा जो है, वो एक बॉडी पे नहीं लगते, वो दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, ये ध्यान रखना जो है। क्योंकि अगर एक ही पे लगेंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है जो है। ये ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए क्लियर सब। जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, सुन लो। टेंशन वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर था, ये बताओ बेटा जो है, जैसे ये वाली फिगर थी, ऐसे दिखाया था मैंने, बिल्कुल क्लियर था ना, बिल्कुल इसमें कोई डाउट तो नहीं था? ये बताओ जो है, ये फिगर तुम्हें याद होगा, इसमें तो ये टेंशन हो गई, और इस पे ये हो गई, और इस पे ये हो गई। किसी को डाउट तो नहीं था? बताओ, ये बताओ, टेंशन में कोई डाउट तो नहीं था बेटा जो है? नहीं था ना, टेंशन में किसी को डाउट नहीं था। लेकिन जो मैंने ये दो एरो दिखाए थे, मैंने इसमें ये जो दो एरो दिखाए थे, ये एक्चुअल में ये वाले एरो थे, एक तो ये था और एक ये एरो था। ये नहीं दिखाए थे मैंने, ध्यान रखना बेटा जो है, ये एरो नहीं दिखाए थे उसमें, ये ध्यान रखना जो है। ये हो गया। और एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग को मान लो 10 न्यूटन से इधर, 10 न्यूटन से इधर पुल कर रहा हूं, तो टेंशन को ना तो जीरो लिखोगे ना ही 20 लिखोगे, उसको 10 लिखोगे जो है, उसको 10 लिखोगे। ठीक, अगली बात, टेंशन अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब मैंने कहा था कि हर सेक्शन पे तुम यहां पे खींचो, यहां पे खींचो, इक्वल हुआ है। जैसे ये है तो ये और वैसे यहां पे अगर देखोगे तो ये और ये सब इक्वल होते थे। जैसे ये T1 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T2 है, तो फिर T1 इक्वल टू क्या होता था, T2 होता था। यूनिफॉर्म टेंशन का ये मतलब होता था। और अगर वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही होती थी तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म टेंशन कह देते थे। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। और अभी मैंने तुमसे कहा कि अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस पुली और फ्रिक्शनलेस पुली, वो सब पढ़ेंगे। तो फिर एक ही स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगी, लेकिन अगर स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी, नहीं, अगर स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी तो फिर टेंशन भी चेंज हो जाएगी। ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। और एक मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो ये मासलेस पुली है और इसमें टी ऊपर है, इधर से भी टी ऊपर है, तो इसका मतलब इसमें नीचे को 2T होता था। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। उसके बाद मैंने तुमसे कहा था कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो एक तरीके से प्रेशर की तरह होती है। क्यों? नॉर्मल रिएक्शन प्रेशर की तरह होती है, होने को दोनों की यूनिट्स अलग अलग होती हैं। नॉर्मल रिएक्शन में हो गया 30 न्यूटन, मतलब सॉरी न्यूटन हो गया, और प्रेशर में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया। और मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन, प्रेशर और टेंशन ये निगेटिव में कभी नहीं होते, इनकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, नहीं है, जीरो हो सकती है।
और अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी तो वहां पे कांटेक्ट छूटेगा। टेंशन 0 हो गई तो वहां पे स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। और उनकी मैक्सिमम वैल्यू भी होती है कि टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू को बियॉन्ड अगर फोर्स लगाओगे, टेंशन लगाओगे तो टूट जाएगी। और अगर नॉर्मल रिएक्शन को एक्सीड करोगे, ठीक है ना, अगर नॉर्मल रिएक्शन को एक्सीड करोगे तो फिर जो वीक बॉडी होगी वो ब्रेक कर जाएगी। ये मैंने बताया था। उसके बाद ग्रेविटे, एक मैंने बताया था फील्ड फोर्सेस की एक ऑरा टाइप का क्रिएट हो जाता है, और उसमें जब दूसरी बॉडी आती है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगती है। और इसमें दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट जरूरी नहीं होता है, ठीक। और फिर मैंने एक कांटेक्ट फोर्स बताया था तुम्हें, जैसे नाम से ही क्लियर है कि कांटेक्ट होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, ये सब कांटेक्ट फोर्स हो गए। और डिटेल में जाओगे तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, ठीक। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मान लो दो बॉडीज के बीच में तुम्हें कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो तुम फोर्स बता दो और डायरेक्शन बता दो, और या उसके दो कंपोनेंट्स बता दो, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। इसी टाइप से मैंने हिंज फोर्स के बारे में बताया था कि अगर मैं हिंज फोर्स के बारे में तुमसे पूछता हूं तो उसके भी दो तरीके हैं, या तो तुम फोर्स की वैल्यू बता दो और डायरेक्शन बता दो, और या फिर उसके दो कंपोनेंट्स बता दो। और ज्यादातर केसेस में वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल होते हैं, इतना मैंने कहा था जो, ठीक। और मेरे ख्याल से कुछ किया नहीं था, बाकी चीजें फिर। और फ्री बॉडी डायग्राम एक बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम कई बार तुम एक बॉडी का भी ड्रॉ कर सकते हो, दो का कंबाइंड भी कर सकते हो, तीन का कंबाइंड कर सकते हो, या फिर पूरे सिस्टम का कर सकते हो। ये क्या, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे फर्स्ट चीज। अब असली शुरू होगा, मतलब ये समझ लो। एक ना सिस्टम है, और सिस्टम में कई सारी बॉडीज हैं, मोर देन वन बॉडीज ऑब्लिक ब्लॉक्स। और वो सारे के सारे कॉमन एक्सीलरेशन से चल रहे हैं। ए से दोबारा देख लो, एक सिस्टम है, उसमें सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा बॉडीज या ब्लॉक्स हैं, और वो एक कॉमन एक्सीलरेशन ए से चल रहे हैं, ठीक। दूसरी बात, वो जो कॉमन एक्सीलरेशन होगा, दैट कॉमन एक्सीलरेशन, उसका मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, नेट पुलिंग या पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। और अब मैं आगे चल के इस फॉर्मूले को बहुत यूज करूंगा, तो मैं सीधे सीधे इसको NPF अपॉन TM कह दिया करूंगा। ठीक है, NPF या TM कह दूंगा। और तीसरी बात, अगर तुम्हें A निकालना है तो पूरे सिस्टम को एज ए होल देख सकते हो,
वो जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तब समझ में आएगा बेटा। सिस्टम एज ए होल देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें टेंशन या फिर नॉर्मल रिएक्शंस निकालनी है तो फिर तुम्हें डिफरेंट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तब ये सारे पॉइंट तुम्हें समझ में आएंगे। और एक चौथी बात कि किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है वो ma के इक्वल होता है। अब सुन लो दोबारा से बात। एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम में दो या दो से ज्यादा बॉडीज या ब्लॉक्स होंगे और वो एक कॉमन एक्सीलरेशन से मूव कर रहे होंगे। पहली बात, वो कॉमन एक्सीलरेशन जो आगे से मैं दूंगा वो दूंगा नेट पुलिंग या फिर नेट पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तीसरी बात, अगर मुझे कॉमन एक्सीलरेशन निकालना है तो फिर मैं पूरे सिस्टम को एज ए होल देख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन निकालनी होगी तो फिर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम्स में जाना होगा। और लास्ट में मैंने तुम्हें ये बताया कि किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है वो ma के इक्वल होता है। टाइम कम है तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, अगली बार उसको डिटेल में करेंगे। ये 2 kg है, ये 1 kg है। इसको मैं इधर को 10 न्यूटन से पुश कर रहा हूं और मैं इसको इधर को 4 न्यूटन से पुश कर रहा हूं और ये स्मूथ है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने आप फील आ रहा होगा कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स, हाँ, ये बताओ ये इधर को मूव करेंगे या नहीं करेंगे बेटा? ये बताओ, बताओ ये करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। जो है सिंपल सी बात है ना, ये तो इधर को मूव करेंगे और एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। और उस एक्सेलरेशन को मैंने कितना कहा था जरा बताओ? नेट पुलिंग या फिर पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। और जरा देखना नेट पुशिंग फोर्स कितना हो गया? 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 अपॉन टोटल मास हो गया 3। क्यों? तो जरा देखना ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है? बताओ बेटा। मीका बता बेटा, इसमें कोई डाउट है? पहले ही बता बेटा। जो है पूरे का पूरा सिस्टम राइट साइड में जाएगा एक कॉमन एक्सीलरेशन से, ठीक है, कॉमन एक्सीलरेशन से। और वो कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा बता? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये हो गया क्लियर हो गया ना? ठीक। अब तुम अगर मेरे से पूछते हो कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, तो मैंने बोला था कि दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। ये बोला था कि नहीं बोला था? बताओ। जो है ये बताओ, तब मैंने ये बोला था कि दोनों को तुम क्या करोगे? अलग अलग देखना पड़ेगा। अब दोनों को अलग अलग बनाते हैं। ये हुआ और ये हुआ। देखना, ध्यान से देखना बेटा। जो है इस पे 10 इधर लगा हुआ है और इस पे 4 इधर लगा हुआ है। इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगी टुवर्ड द बॉडी और इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगी। बताओ ये क्लियर है या नहीं है? बताओ ये फिगर बताओ क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? पहले ही बताओ बेटा। जो है ठीक। अब ये भी इधर को जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से
और ये भी इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब ये बताओ, इसको अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ये बताओ, इसमें ऐसे लिखूंगा 10 माइनस एन, ये नेट फोर्स है। और नेट फोर्स को मैंने तुम्हें मास इंटू एक्सेलरेशन बोला था। इसका मतलब मास हो गया 2, एक्सेलरेशन हो गया 2। इसका मास 2 kg था, ध्यान रखना, और इसका मास 1 kg था। ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया बेटा, बताओ। ये बताओ 10 माइनस नॉर्मल रिएक्शन नेट फोर्स बनेगा, पर नेट फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब 2 इंटू 2, तो ये 4 आ गया। तो जरा देखना यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, जरा देखो बेटा जो है, एन जरा देखना 6 न्यूटन आ रहा होगा, क्यों? उज्जवल बता बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। समझ में आ रहा है ना? अब एक काम करते हैं, वैसे तो हमारा काम चल गया है, लेकिन फिर भी चलो दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, वो क्या कहता है बेटा जो है। अब ये बताओ कि इस पे जो नेट फोर्स है, वो तुम्हें लग रहा है n-4 है बेटा, ये बताओ। ये तो इस पे जो नेट फोर्स हो m-4 है कि नहीं, ये बताओ जो है। ठीक, और ये भी मास इंटू एक्सीलरेशन होगा। मास हो गया 1, एक्सीलरेशन हो गया 2, तो इसका मतलब ये 2 आ गया, क्यों? 2 आ गया। तो यहां से भी तुम नॉर्मल रिएक्शन क्या कहोगे बेटा जो है, यहां से भी तुम नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो वो 6 न्यूटन आएगी। लेकिन तुम में से ना एक मेरे से कुछ पूछ सकता है बेटा जो है, मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर आपने 10 को n से बड़ा क्यों ले लिया, या इसमें n को 4 से बड़ा क्यों ले लिया। क्वेश्चन मेरा पहले समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बेटा जो है। क्वेश्चन मेरा समझ में आया कि नहीं आया? पहली वाली फिगर में मैंने 10 को n से बड़ा लिया है, और दूसरी वाली फिगर में मैंने n को 4 से बड़ा लिया है। ठीक, तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो नेट फोर्स होगा ना, वो उधर को होगा जिधर को एक्सीलरेशन होगा। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा, ये बता जो है, नेट फोर्स किधर को होगा, बता जो है। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, जिधर को बॉडी का क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा। इसका मतलब किस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा, बता जो है। ये बता किस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा, जिधर को एक्सेलेरेशन होगा। बस हो गया जो है, हाँ ये है बस, ये। चलो फिर बाकी करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड डे।